नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के अरनपुर में शहीद हुए 10 जवानों को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बघेल के साथ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी दंतेवाड़ा पहुंचे। दोनों नेताओं ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद वो जवानों के परिजनों से भी मिले। मुख्यमंत्री यहां पर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी ले चुके हैं। शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम के लिए रवाना भी किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से भी बातचीत की है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये बौखलाहट लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में इन दिनों देखने मिला? देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खोलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफर तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेडक्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया है। और ये जो उनका हेडक्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेडक्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नजदीक है। तो अब नक्सलियों आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा चुनावी दांव लाडली बहना योजना के रूप में खेला है, जिसका उन्हें प्रदेश से सकारात्मक फीडबैक मिल रहा। हालांकि इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री खासे चिंतित नजर आए। आज ग्रुप बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पर ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 11 बहनों की लाडली बहना सेना है जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जो समाज की बहने के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब पहले साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई मिट्टी की खदान है तो मेरे बहनों भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ ना। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की, मिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है रे, सबको हक दो, सबको अधिकार हो, इसलिए फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदू पत्ता तोड़ा जाएगा मई के महीने में। तेंदू पत्ते में भी तय किया है, जो ग्राम सभा खुद तेंदू पत्ता तोड़ना चाहेगी वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदू पत्ता खुद तोड़ेगी। अब सुनो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब
स्कूल खुल रहे हैं, यहाँ भी हमने भूमि पूजन किया है। एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 30 करोड़ की, 35 करोड़ की। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी, और गांव में दूसरे गांव से बच्चे पैदल नहीं जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा, जिस बयान पर काफी विवाद हुआ। इसे लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी बातों में इतना जहर कहां से लाते हैं, क्या वो 10 जनपथ पर रिचार्ज कराने जाते हैं। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। झूठ नहीं है। मध्य प्रदेश में भी यही राहुल गांधी जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय इन्होंने कहा था 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक का कर पाए हो तो बताएं 10 दिन में, और एक हाथ मुख्यमंत्री बदला हो तो बताएं। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गया था कांग्रेस का। 943 घोषणाएं पहले उनने इस तरह की थी, और 943 घोषणाओं में चकरघिन्नी कर दिया था। पहले कह दिया था कर्जा माफ का लाल नीले गुलाबी हरे पीले नीले आसमानी फार्म भरवाए जनता से, और एक का भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक भी कन्या को 15 महीने में 51,000 नहीं दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने का 943 है, कहां तक गिराएंगे। तो कांग्रेस और इनकी घोषणाएं अब झूठ का पर्यायवाची बन गई। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वो पहले से बोलते आए। कमलनाथ जी नहीं समझ रहे। वो पहले से कहते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहां कांग्रेस के वोट कटते हैं, उनने कहा। फिर भी कमलनाथ जी उन्हें भेज रहे हैं। उनकी सभा में तो कोई आता नहीं, इसलिए आपने कभी दिग्विजय सिंह जी की आम सभा देखी नहीं होगी पिछले 10-15 साल में। कांग्रेस को इकट्ठा करते हैं वो, और फिर जहरीले बोल वचन होते हैं उनके। मैं सोच रहा था कि खड़गे जी इतना जहर लाते कहां से। क्या 10 जनपद पर रिचार्ज कराने जाते हैं? गुजरात चुनाव हुआ तो वहां बोल दिया, यहां चुनाव हुआ तो यहां बोल दिया। ये मानसिकता जहरीली है, इनकी संस्कृति भी जहरीली है कांग्रेस की। बोलने के ऊपर ही अभी राहुल गांधी जी को सजा हुई है, बोलने के ऊपर ही अभी दिग्विजय सिंह पे आरोप तय हुए। जनाधार विहीन लोग हैं तो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही जहरीली सी होती जा रही है। अमृत महोत्सव और सुशासन के, गुड गवर्नेंस के जनक माननीय मोदी जी, उनके बारे में इस तरह की जहरीली बातें बोलना मेरे ख्याल से इनको शोभा नहीं देता था। आज मोदी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कोरोना वायरस वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना नुकसान मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। मुझे आश्चर्य लगता है कि उन्हें तुलना के लिए और कोई वायरस नहीं मिल, बल्कि कोरोना वायरस ही मिला है। कोरोना वायरस उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं 2-2 वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया। वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है, हमें क्या करना, कोविड ही करे।
लेकिन आज पूरी तरह से कोविड कंट्रोल में है। लेकिन कोविड से ज़्यादा नुकसान, कोरोना से ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाया है तो श्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। एमपी बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को प्रदेश के सभी 64,100 बूथों पर उत्सवपूर्ण वातावरण बनाकर सुना जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम 30 तारीख को सभी बूथों पर और सभी बूथों में मध्य प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम होगा। अंतर्मन को छूने का प्रधानमंत्री का जो कार्य। एमपी के डिंडोरी से खबर है, बताते चले कि डिंडोरी में न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद परिजनों ने कूट रचना दस्तावेज बनाकर जमीन बेच दी। ये आरोप डिंडोरी नगर के प्रतिष्ठित सोपन पाली के नाती इंद्रपाल ने लगाए हैं। भाई साहब, मैं डिंडोरी जिले का स्थायी निवासी हूँ। मेरे दादा स्वर्गीय बाबू बालूकांत सोनपाली की डिंडोरी के अन्य गांवों पर जमीनें, जिसका हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल करीब 6 महीना पहले मेरे चाचा नंदलाल सोनपाली ने और उनके लड़के हैं रोहित सोनपाली, दोनों ने मिलकर कूट रचना करके प्रॉपर्टी फर्जी वसीयत से दादी की बनाकर उन्होंने उस वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी को बेचा है, जिसमें डिंडोरी के तहसीलदार और पटवारी भी शामिल हैं। और कूट रचना करके ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है मेरे साथ और मैं बहुत परेशान हूँ, जिसकी मैंने लिखित शिकायत थाना प्रभारी को, एसपी साहब को और माननीय कलेक्टर। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर गेट पर ताला लगाया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। वहीं भाजयुमों ने सरकार पर दमन करने के साथ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए। दरअसल प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार के द्वारा कई नियम और शर्तें भी लागू की गई। इन्हीं नियम और शर्तों को भाजयुमों छलावा बताकर लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। दमनकारी नीति से उस हर कार्यक्रम को दबाने का प्रयास, कुचलने का प्रयास करती है, क्योंकि ये विपक्ष के भूमिका को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात थी, 4.5 साल बीत गए, भत्ता देने का नाटक प्रारंभ है। और निश्चित रूप से जलेबी के जैसे गोल गोल जब हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घेराव किया 1,50,000 लोगों के साथ, निश्चित रूप से उसके बाद इनकी नींद जगी और बेरोजगार युवा भाई बहनों को भत्ता देने के लिए केवल घोषणा करते हैं। और अभी इतनी विषम उनको रोकने के लिए तो हम लोग द्वारा बैरिकेडिंग वगैरह की गई थी, और पर चूंकि इन लोगों ने मतलब कि नियम तोड़ते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और अंदर घुस के इन लोगों ने ताला लगाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जो गेट पे है हम लोगों ने उनको प्रयास किया है ताला लगाने से रोकने के लिए, लोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाए अपने प्रयोजन में कि उनको रोकने के लिए। उच्च न्यायालय के द्वारा समलैंगिक विवाह पर लगी याचिका को मान्यता देने को लेकर सर्वधर्म संगठनों की महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन देकर इस कानून को पास नहीं करने का अनुरोध किया गया। पूर्व पार्षद राजश्री जोशी ने कहा कि यदि कोई इस विवाह को स्वीकार करता है तो हर गृहिणी उस व्यक्ति का बहिष्कार करेगी, फिर चाहे कोई भी हो। हमारे समाज और सांस्कृतिक परंपरा में विवाह दो विपरीत लिंगों के व्यक्तियों के बीच में होने वाला पवित्र गठबंधन है और अभी वर्तमान में सांस्कृतिक मूल्यों का हनन करने वाला एक विषय जिसे हम समलैंगिकता विवाह कानून कह रहे हैं, अत्यंत गंभीर, शोचनीय और विचारणीय है, साथ ही चिंतनीय भी है। चूँकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और अभी माननीय न्यायालय के द्वारा जो बीच में हस्तक्षेप करके इस कानून पर विचार करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में है,
तो हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को चूँकि संसद का काम है उन्हें ही करने दें और अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। आज ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय उच्च न्यायालय को आगाह किया है कि इस चिंतनीय विषय है इसको गंभीरता से ले और अपना हस्तक्षेप छोड़े। अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां पिपरिया शहर के अनुविभागीय अधिकारी नितिन टाले गुरुवार को पदमुक्त हो गए। इनके स्थान पर भिंड एसडीएम को पिपरिया अनुविभाग का कार्यभार सौंपा गया है। गुरुवार को तहसील कार्यालय पिपरिया में नवागत एसडीएम संतोष तिवारी का स्वागत सम्मान और पूर्व एसडीएम नितिन टाले को विदाई दी गई। वहीं नवागत एसडीएम को कार्यालय से संबंधित जानकारी पूर्व एसडीएम ने दी। मैं करीब 2.5 महीने से जिले में काम देख रहा हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिपरिया का काम अधिकांश मामलों में जिले में सबसे अच्छा है और तो सब आप सबकी वजह से। और मैंने ये भी देखा है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना मुंह में तारीफ करने वाली बात है। अभी तक जितने भी एसडीएम थे बेस्ट एसडीएम मेरे हिसाब से पूरे जिले में सबसे अच्छा कार्य था, क्योंकि हर टीएल में और अधिकांश सेक्शन का वाइस में रहा हूँ, वो मैंने देखा है कि नेतृत्व अच्छा हो और टीम अच्छी हो तो फिर काम अच्छा ही होता है। दोनों पहिए यहाँ बहुत अच्छे देखे मैंने और हर काम में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ का देखा है। उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से अभी तक आप करते रहे, प्रथम आने की कोई तमन्ना नहीं, लेकिन जैसा कि बताया नितिन जी ने भी, दूसरे तीसरे से नीचे न रहे। नर्मदापुरम के पिपरिया के ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा में सरपंच, सचिव और स्कूल संचालकों के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत में स्थित सभी बड़े स्कूलों में लिखे जाने पर सहमति बनी। इस बैठक में शहर के बड़े स्कूलों जैसे सेंट जोसेफ बेरसेवा इंटरनेशनल हाई स्कूल, केबीएम, पीईएस, स्काई टच, चित्रांश, विधा निकेतन आदि स्कूलों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताते हुए सरपंच सचिव को अपना समर्थन दिया और आगामी समय में स्कूल बोर्ड और मार्कशीट पर ग्राम पंचायत का नाम अंकित करने की बात कही। यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि अब तक सोनू भैया क्या पूछेंगे क्या नहीं, तो मैं तैयारी में नहीं था ईमानदारी। अच्छा। तो मुझे यही लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे विचार लाएंगे जो स्कूल से संबंधित। फादर ने मुझे कहा कि आप जाएं, उनकी सुने और वो जो कहें माने उनकी बात, तो बहुत अच्छा लगा था। अभी जस्ट मैंने फोन करके सबसे पहले यही पूछा कि फादर हमारे लेटर पेज में, तो हम लोगों का आपसे यही निवेदन है, समस्त पंचायत की तरफ से हम लोगों ने अपना कहना चाहिए प्रस्ताव भी पास कर लिया है। सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है कि आपके जितने भी स्कूल के होर्डिंग्स हैं, आपके स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका फीस कार्ड हो, रिपोर्ट कार्ड हो, आप फलाना स्कूल पिपरिया लिखते हैं। शायद मैं यहाँ पे गलत तो नहीं हूँ, कुछ स्कूल लेके लिखते हैं बीजनवाड़ा, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल अभी तक बीजनवाड़ा नाम नहीं लिखते हैं और आप सभी के स्कूल ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा में आते हैं। ग्राम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है। आज आप यहाँ पे संस्था चला रहे हैं तो ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा। डिंडोरी जिले के समनापुर वन परिक्षेत्र में इस समय कुछ वन कर्मियों की मिली भगत से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। वन माफिया खुलेआम सराईके और बहुमूल्य हरे भरे पेड़ों की कटाई कर रहे। पेड़ों की अवैध कटाई से जंगलों के दायरे में तेजी से सिकुड़न आ रही, लेकिन विभाग के अधिकारी इससे बेपरवाह बने हुए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन के द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास वन विभाग की लापरवाही के कारण समनापुर वन परिक्षेत्र में नाकारा साबित हो रहे। यही कारण है कि जंगल में वन माफियाओं का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। कि आपने हमें कुछ वीडियोस दिखाए हैं और कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वृक्ष काटे जा रहे हैं ये विभाग के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग प्लान के आधार पर वह वृक्षों की कटाई की जा रही है। इन वृक्षों का विधिवत रिकॉर्डिंग किया जाता है जो अनुमानित घन मीटर है, और जितना वृक्ष
प्राप्त होते हैं, सारी लकड़ी जो प्राप्त होती है उनको डिपो परिवहन करा के सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे। ऐसे में वहां फंसे 3000 से ज्यादा भारतीयों ने सरकार से वहां से वापस निकालने की बात कही। हालांकि सरकार ने उनकी बात सुनी और सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके तहत बुधवार रात को 360 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद भारतीयों का वतन लौटने का सिलसिला बरकरार रहा। पहले जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेकर निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी, उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद। फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित। एमपी के जिला कटनी से खबर है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया। बताते चले कि एक तरफ शहर के बीचों बीच स्थित गाटर घाट नदी के किनारे दिन दहाड़े एक बच्चे का शव बरामद हुआ, तो वहीं सूचना लगते ही पता चला कि 10 घंटे पहले जिस मासूम बच्चे को शहर भर में ढूंढा जा रहा था वो उसी बच्चे का शव है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसा संदेह जताया गया है, बच्चा किसी के भी परिवार का हो, किसी भी समाज का हो, अगर बच्चे के साथ गलत व्यवहार हुआ कि जांच हो के दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए। मोहम्मद फैजान का जो कत्ल हुआ है उसके लिए आज जो है सब लोगों ने, मुस्लिम समाज और पूरे शहर के लोगों ने जो है श्रद्धांजलि का प्रोग्राम किया। हमारा मानना है कि पुलिसिया कार्रवाई जो चल रही है वो बड़ी संदिग्ध समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार जो है आज 5-7 दिन हो गया लेकिन कोई रिजल्ट आदमी को नहीं समझ में आ रहा। हुई है जो 21/4 को बच्चे की लाश मिली, फैजान नाम का बच्चा था। ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना को लेकर पूरे समाज में बहुत रोष व्याप्त है। पुलिस का उज्जैन के नानाखेड़ा के होटल उज्जैन प्राइड में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि खाच रोड के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले भोला रात दर्शन करने के लिए उसके बाद होटल में रुकने आए। होटल में रूम ना होने के कारण होटल मालिक ने मृतक को होटल के पास एक स्थित अपने निजी घर के कमरे में रुकवाया था और सुबह 10 बजे चेकआउट के समय जब होटल का कर्मचारी भोला मालवीय उसे उठाने के लिए लोग पहुंचे तो उसकी मौत की जानकारी हुई और तत्काल ही पुलिस को सूचित कर दिया गया। एक भोला नामक व्यक्ति है, जांच में पता किया गया कि ये खाचरोद का रहने वाला है। उसके द्वारा उसकी अभी मृत अवस्था में उसकी लाश मिली है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जांच के अनुसार, तथ्यों के अनुसार पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है, जांच की जा रही है। सर कब यहाँ पर आया था और प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा था? कल रात में आया था। अभी प्रथम दृष्टया एक सल्फास की वो भी मिली है, तो उसके आधार पर भी जांच करेंगे कि मृत्यु के कारणों का पता लगाकर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में